हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज अपन अध्ययन करेंगे संविधान का भाग 3। संविधान का भाग 1 अपन ने कर लिया था। संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित, और आज है भाग 3 और शीर्षक है मौलिक अधिकार। ये काफ़ी विस्तृत भाग है और अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख है। पहले कि मौलिक अधिकार होते क्या है, पहले इसका अर्थ समझ लिए। वे अधिकार जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक तथा अनिवार्य होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिन्हें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ऐसे अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये जो मौलिक अधिकार वाला भाग है, इस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा कहने का मतलब है ब्रिटेन में जनता की मांग पे सम्राट ने जो अधिकार पत्र दिया था, उस अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा गया था। इसी आधार पर इसका नाम पड़ गया मैग्ना कार्टा। अब भारत के मौलिक अधिकारों की कुछ विशेषताएं हैं, पहले एक एक करके अपन वो देख लेते हैं। पहली विशेषता है, ये जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिकी संविधान से प्रभावित है, यानी अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। दूसरी विशेषता, इनका नकारात्मक प्रभाव है। मौलिक अधिकार नकारात्मक है, यानी ये सरकार के विरुद्ध है, सरकार इनमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जैसे अगले अध्याय में पढ़ेंगे ना, डीपीएसबी राज्य के नीति निर्देश तत्व है, उनका प्रभाव सकारात्मक है, जब इनका प्रभाव नकारात्मक है। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 352 के अधीन जब विदेश में आपातकाल लागू होता है, उस समय यह जो मौलिक अधिकार है वो निलंबित हो जाते हैं। लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं किए जा सकते। कुछ ऐसे मौलिक अधिकार है जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। छठी विशेषता है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया। अब केवल 6 मौलिक अधिकार ही भारत के संविधान में विद्यमान है। अब एक एक करके देख लेते हैं। अब मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। राज्य में क्या क्या शामिल है, इसको परिभाषित किया गया है। इसमें देखो, केंद्र सरकार सम्मिलित है, राज्य सरकारें सम्मिलित है, स्थानीय स्वशासन यानी पंचायती राज और नगर पालिकाएँ सम्मिलित है, और अन्य वो संस्थाएं जो किसी न किसी रूप में सरकार से अगर कोई सहायता लेती है, एड वगैरह लेती है, वो सब राज्य की परिधि में माने जाएगी। जैसे LIC वगैरह है ना, ये सब सरकारी उपक्रम है, वो सब राज्य की परिभाषा में सम्मिलित है। अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13 के 4 भाग है। अनुच्छेद 13(1), कोई ऐसी विधि जो संविधान लागू होने से पहले की है, संविधान के साथ असंगत होने पर शून्य हो जाएगी। यानी ऐसी विधि जो संविधान लागू होने से पहले है लागू, लेकिन अगर संविधान से असंगत है तो वो शून्य हो जाएगी। 13(2), ऐसी विधि संविधान लागू होने के बाद बनाई गई है तथा संविधान से असंगत है तो वो भी शून्य हो जाएगी। मतलब ऐसा कोई संविधान संशोधन या ऐसा कोई कानून जो संविधान से असंगत है वो शून्य हो जाएगा। अनुच्छेद 13(3), विधि शब्द को परिभाषित किया गया। 13(3) में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है। और अनुच्छेद 13(4), ये इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत किए गए संविधान संशोधन विधि शब्द में शामिल नहीं है। और ये व्यवस्था की गई थी
नोट डाल के लिख लो। 13(4) की जो व्यवस्था है वो 24वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। गोलकनाथ केस जो 1967 का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य विधि और संविधान संशोधन विधि में कोई अंतर नहीं किया था। लेकिन केशवानंद भारती का जो केस था 1973 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 24वां जो संविधान संशोधन है उसको जो वैधानिकता की चुनौती दी गई थी उसको वैधानिक मानना था। एक नोट और डाल लीजिए, अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है। सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 के केस में अनुच्छेद 13(1) को आधार मानकर शरीयत में उल्लेखित तलाक की बिद्दत को अवैध घोषित किया था 13(4) के आधार पे। फिर कुछ मौलिक अधिकारों के सिद्धांत है, वो भी आप देख लो एक एक करके। पहला है पृथक्करण का सिद्धांत। किसी भी विधि का कोई भी भाग संविधान के साथ असंगत है तो वह पूरी विधि रद्द नहीं होकर केवल वह भाग रद्द हो जाएगा जो कि संविधान से असंगत है। यानी जो कोई कानून बना उस कानून में जितना भाग संविधान से असंगत है वो रद्द हो जाएगा, बाकी संविधान संशोधन लागू हो जाएगा। श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 के मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की केवल धारा 66(1) को ही रद्द किया गया। हालांकि याद रखना 99वें संविधान संशोधन को पूरा ही रद्द किया गया था, वो भी एक फैक्ट है। दूसरा इसका सिद्धांत है आच्छादन का सिद्धांत। संविधान के लागू होने से पहले की विधि का कोई भाग यदि संविधान के साथ असंगत है तो वह भाग रद्द न होकर संविधान उस पर आच्छादित हो जाएगा। तीसरा है परित्याग का सिद्धांत। कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को त्याग नहीं सकता। यानी कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे मौलिक अधिकारों की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? मौलिक अधिकार व्यक्तिगत न होकर इनका जो स्वरूप है वो सामाजिक स्वरूप है। मौलिक अधिकार भूतलक्षी नहीं है। भूतलक्षी का मतलब है मौलिक अधिकारों का प्रभाव भूतलक्षी नहीं है, वह इसका भावी यानी भविष्य का प्रभाव है। यानी किसी व्यक्ति ने अपराध किया तो उसको उस समय की जो विधि है उसके अनुसार सज़ा मिलेगी, न कि आगे आने वाली किसी विधि से। दोहरी जोखिम का सिद्धांत का मतलब है अनुच्छेद 20(2) में एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सज़ा नहीं दी जा सकती। आम सरकारी कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई के साथ न्यायालय में महाभियोग चलाया जा सकता है। यानी एक व्यक्ति ने अपराध किया तो एक अपराध के लिए एक ही सज़ा मिलेगी, लेकिन अगर कोई सरकारी कर्मचारी है तो उसको कोर्ट भी अपराध दंड देगा और उसको जो विभाग है वो भी उसको दंडित दे सकता है। पहला है मौलिक अधिकार समानता का अधिकार और अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका उल्लेख है। 14 में विधि के समक्ष समानता होगी, ये ब्रिटेन से लिया गया है और इसका ये एक नकारात्मक अवधारणा है। दूसरी है विधि का सम्मान संरक्षण, ये अमेरिका से लिया गया है, अर्थात समाज के कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं, अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 15 में राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। थैंक यू दोस्तों, अगले भाग में मिलते हैं।